गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अपर्दन चक्र। इससे पहले हम अपर्दन चक्र किसे कहते हैं, किसके कारण अपर्दन की प्रक्रियाएं कार्य करती हैं धरातल पे, उनके बारे में अध्ययन किया था। उसी में देखिए कुछ थ्योरी आपके सिलेबस में हैं जिसमें आपके डेविस और पेंग वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम उन्हीं थ्योरी में से, वैसे तो और भी हैं, किंग की है, लेकिन हमें जो स्टार्ट में जो ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और आता है पेपर में वो डेविस और पेंग का आता है। तो आज जब हम जो थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी डेविस की। अपर्दन चक्र का हम आज जो प्रारंभ है उसमें अपर्दन चक्र एक भौगोलिक चक्र है, अर्थात पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय पद्धति है। ऐसा नहीं है कि आज ही हो रहा है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति के दौरान ही धरातल पे अनाच्छादन, अनाच्छादन का मतलब अपक्षय प्लस अपर्दन, अनाच्छादन, ठीक है। तो ये होता है अपक्षय प्लस अपर्दन, दोनों को सम्मिलित रूप से हम अनाच्छादन कहते हैं। तो धरातल की उत्पत्ति के साथ ही ये कार्य शुरू हो गए थे। तो ये भौगोलिक प्रक्रिया, इसका मतलब पृथ्वी के ऐतिहासिक काल से ही ये चक्रीय पद्धति चल रही है। भू आकृति विज्ञान, ये जो थ्योरीज आ रही हैं या हम जितना भी पढ़ रहे हैं ये भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता जेम्स हटन ने चक्रीय पद्धति की संकल्पना दी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये जीके का भी क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने चक्रीय पद्धति बताई थी अपर्दन चक्र की, वो थे जेम्स हटन महोदय ने, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन भी बन जाता है। इसी आधार पे एक रूपता का सिद्धांत भी दिया गया था। तो एक क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें, आपके ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, एक रूपता सिद्धांत किसने दिया था, तो जेम्स हटन ने दिया था। कौन सी पद्धति है, चक्रीय पद्धति है। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी विद्वान थे WM डेविस, पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस, ने अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो हम आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो है हमारी WM डेविस की, विलियम मॉरिस डेविस की अपर्दन चक्र की संकल्पना। देखिए, भौगोलिक चक्र से जो हमारा तात्पर्य होता है वो किसी भी स्थलाकृति का निर्माण व विकास एक ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अवस्थाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, प्रारंभिक, मध्यकाल, ये सारी अवस्थाओं से जब निकलते हैं तो उसमें कुछ बल भी काम करते हैं। एक तो होते हैं आंतरिक बल, ये धरातल के नीचे, जब हम भूपृष्ठ के नीचे जाते हैं, आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो वहाँ बल काम करता है आंतरिक बल, और बाहर से भी बल काम करते हैं। आंतरिक बल कौन कौन से होते हैं, पटल विरूपणी या रचनात्मक बल। धरातल पर देखिए बहुत सारी विषमताओं का, जब भी आंतरिक बल आए, इसका मतलब धरातल पे जो ऊबड़ खाबड़ रूप आपको दिखाई दे रहा है, चाहे पर्वत, पठार, मैदान, गड्ढे, ये सब किसके कारण आपको दिखाई दे रहा है, आंतरिक बल के कारण। इनको समतल करने का काम करते हैं बहिर्जात बल। इसका मतलब बहिर्जात बल में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वही अपक्षय अपर्दन आ गए। तो आंतरिक बल में जैसे उत्थान द्वारा पर्वत, पहाड़, पहाड़ियाँ, धसान, अवतलन, झीलें, गर्त बनते हैं, तो ये तो बन रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उनको तोड़ फोड़ के समतल करने का काम कौन करता है, बहिर्जात बल। धरातल पर समतल स्थापन का कार्य बहिर्जात बल करते हैं। धरातलीय विषमताओं को समाप्त करते हैं और अंततः धरातल एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कितनी भी ऊंची चीज़ हो, आज हो सकता है बहुत बड़ा पर्वत हो, लेकिन सालों लाखों सालों बाद हो सकता है वो अपर्दन, अपक्षय हो के बिल्कुल समतल मैदान क्षेत्र में बदल जाए। इस समय तथा अवस्थाओं में, जैसे अब मैंने कहा ना, पहले तरुण निर्माण की होगी, तरुण अवस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आ सकती है, फिर जीर्ण अवस्था, तो कई अवस्थाओं से होकर किसी भी स्थल के निर्माण की प्रक्रिया कार्य करती है। जो ऊंचा उठा हुआ भूभाग है, अपर्दित होकर धीरे धीरे क्या हो जाता है, समतल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अपर्दन चक्र। जैसे आप इसको नहीं समझ में आ रहा है किताबी भाषा, तो सामान्य भाषा में समझिए। जैसे बच्चा पैदा होता है, जब हम बच्चे थे, शैशवावस्था, छोटे होते हैं, गोदी में खेलते हैं, फिर चलने लगते हैं,
जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी क्या होती है, जैसे जैसे बड़े हमारे अंदर ऊर्जा बहुत होती है, हर चीज़ हमें तुरंत करनी होती है, हर काम हमें करना, तो वो हमारी किशोरावस्था आ जाती है। युवावस्था में हम अच्छे तंदुरुस्त अच्छे कार्य करने वाले होते हैं, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, तो हम बहुत तेज़ी से किसी भी काम को, जैसे ही हमारी प्रौढ़ावस्था युवावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था थी, हम पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जो काम हम बहुत क्विक करते हैं अब सोच समझ के परिवार को देखते हुए करते हैं। तो जितना वर्क हम जितनी युवावस्था में कर पाते हैं हमारी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हम अन्य कार्यों में हमारा मानसिक कार्य शारीरिक कार्य दोनों अलग हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था के बाद जैसे जैसे हमारा शरीर ढलने लगता है, हमारे वो कार्य क्षमता नहीं रही होगी जो हमारी शैशवावस्था किशोरावस्था युवावस्था में या वृद्धावस्था में आप देखते हो हमारे दादाजी वगैरह सब कैसे होते हैं, मानसिक क्षमता अच्छी होती है लेकिन शारीरिक क्षमता काम नहीं करने के कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वही स्थिति किसकी होती है, धीरे धीरे क्षीण होती जाती हैं अवस्थाएं। तो यही क्या होती है, किसी भी स्थल की होती है, पहले बहुत ऊंचा होगा, फिर धीरे धीरे घिसता जाएगा, टूट फूट हो जाए, अंत में बिल्कुल तो जो वृद्धावस्था में आके आदमी बिल्कुल क्या होता है खाट पे आ जाता है, वही वाली स्थिति हो जाती है। तो ये हो गई हमारे, इसी तरीके से आप इस चक्र को समझ सकते हैं कि प्रारंभिक अवस्था से जीर्णावस्था तक का जो काल एक चलता है वो चक्रीय अवस्था चलती है, उसी को हम कहते हैं अपर्दन चक्र। डेविस ने अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र कहा था। अगर ये पूछा जाए भौगोलिक चक्र नाम किसने दिया था, तो डेविस ने दिया था। समतल मैदान को इन्होंने कहा था समप्राय मैदान, या सही शब्द ज्योग्राफिकल लिया था पेनी प्लेन। देखिए हर शब्द अलग अलग है, ये बहुत एग्ज़ाम्स में ज्योग्राफी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इवन आपके थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में पुलिस के एग्ज़ाम में सब में पूछा गया है कि ये शब्द किसने दिए, तो पेनी प्लेन दिया WM डेविस ने, पैडी प्लेन LC किंग ने दिया, पेन प्लेन LC क्रिकमे ने, पेन फैन LC लॉसन ने, एच प्लेन WF थॉमस ने, इंड्रफ पैंक ने, और आधार तल दिया था पॉवेल ने। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये याद कर लेना कि किसने कौन सा शब्द दिया है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं डेविस का जो अपर्दन चक्र है, वो जो उन्होंने शब्द दिया था भौगोलिक चक्र किस पे आधारित है, ठीक है। भौगोलिक चक्र, तो उन्होंने एक डायग्राम दिया था, ये तो हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा आधार तल, और ये हो गया x अक्ष। x अक्ष पे इन्होंने ये बताई हैं अवस्थाएं, युवावस्था प्रौढ़ावस्था जीर्णावस्था। यहाँ ये उन्होंने बताई है ऊंचाई, मतलब लंबवत अक्ष पे तो ऊंचाई और नीचे आधार तल पे अवस्थाओं का वर्णन किया है। अवस्थाएं मतलब समय से हम संबंधित कर सकते हैं। इन्होंने अपने चक्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, अगर गौर से देखें, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। और आखिर में तो पेनी प्लेन का मतलब हो गया समप्राय मैदान, जो पहले ही अर्थ बता चुके हैं, इसका क्या मतलब है, समप्राय मैदान, ठीक है। ये हम पहले ही चर्चा हो चुकी है हमारी इसके बारे में। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये 3 हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, इन्होंने कहा था जिस समय उत्थान होगा, उत्थान मतलब ऊपर की ओर, तो सिर्फ उत्थान ही होगा, उस समय अपर्दन की प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी। इसका मतलब कोई चीज़ अगर ज़मीन से आंतरिक बल के कारण ऊपर उठ रही है तो उस समय वो उठेगी, उस पर और कोई कारक कार्य नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया में जब ये उत्थान की प्रक्रिया बताते तो इनका कहना था जब तक उत्थान होगा तब तक अपर्दन नहीं होता है, जबकि वास्तविकता ये है कि उत्थान और अपर्दन दोनों साथ में चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। लेकिन इन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि जब तक कोई चीज़ ऊपर उठ रही है तब तक उसमें टूट फूट नहीं होगी, वो ऊपर ही उठेगी। जब उसमें उत्थान हो जाएगा, उत्थान तो क्या हो जाएगा, ये आखिरी बिंदु है, यहाँ तक तो उठा, उसके बाद अब उत्थान खत्म हो गया, मतलब वो जो भी स्थान है वो ऊपर नहीं उठेगा, अब वो क्या होगा, उसमें अपर्दन होगा, मतलब अपर्दन का मतलब टूट फूट होगी। तो सबसे पहले कम मात्रा में होगी, जब वो थोड़ा नीचे हुआ, पहले इतना ऊंचा था, दूसरे नंबर पे और नीचा हुआ, घिस घिस के तीसरे पे और नीचे आया, चौथे पे और नीचे आया, और धीरे धीरे वो अब धीरे धीरे क्षीण होता होता किस में बदल जाएगा, समतल मैदान में, मतलब वो ज़मीन के बराबर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा जिस समय उत्थान होगा उस समय अपर्दन नहीं होगा, और जिस समय अपर्दन की प्रक्रिया कार्य करेगी उस समय उत्थान की प्रक्रिया कार्य नहीं करेगी। ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। इसमें उन्होंने 2 चक्र लिए, अगर आप गौर से देखें तो ये तो ऊपरी वक्र है
और ये है निचला वक्र। और इन दोनों के मध्य अंतर बताया है कि देखिए जब उत्थान हो रहा है और अपरदन जब शुरुआत, नदियाँ जब नीचे जाएंगी तो तोड़फोड़ करते हुए आएंगी, तो तोड़फोड़ करेंगे तो सबसे वी आकार की घाटी भी तो बनती है। नदी द्वारा अपरदित जो पहली आकृति बनती है वो वी आकार की शेप जो बनती है वो इसी के द्वारा बनती है। ठीक है, तो इसमें युवावस्था देखिए पहले उत्थान हो रहा है। हम जब युवा होते हैं तो कितने होते हैं, प्रौढ़ावस्था में थोड़ा झुकाव हो जाता है, वृद्धावस्था में बिल्कुल वही अवस्थाएं आ गई जो मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यूएसए के विद्वान WM डेविस ने 1899 में, अगर ये पूछा जाए इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था, 1899 में भौगोलिक चक्र दिया था। और कहाँ पे किया था इन्होंने, किसको, यूएसए में ओहियो नदी है की घाटी के आधार पे ज्योग्राफिकल एसेज नामक बुक में इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डेविस से अपरदन चक्र के स्थान पे भौगोलिक चक्र शब्दावली को अपनाया था। ठीक है, कि कौन सी शब्दावली, भौगोलिक चक्र अपनाई थी इन्होंने। भौगोलिक चक्र वह अवस्था है जिसमें उत्थित मतलब उठा हुआ भूखंड अपरदन के प्रक्रमों द्वारा, अपरदन मतलब टूट हुए प्रक्रमों द्वारा अपरदित होकर समप्राय मैदान पेनी प्लेन में बदल जाता है। मतलब जो ऊंचा उठा हुआ भाग में टूट फूट होके हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, लाखों वर्ष में, लेकिन वो स्थान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा समतल मैदान में। जैसे आपका सबसे अच्छा उदाहरण अरावली है। कहते हैं ऐतिहासिक पूर्व काल में अरावली पर्वत की ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में देखिए वो निचला पर्वत हो गया है, कितना छोटा है। हिमालय की हाइट तो 8,848 है और हमारे अरावली की हाइट है 1,722 मीटर। अगर उसमें टेम्पल वाला एरिया भी जोड़ दें, जो वहाँ टेम्पल बना हुआ है, तो 1,727 मीटर हो जाती है। तो अंतर आ गया ना, कितना अंतर है। तो अपरदन के कारण भी घिस घिस के इतनी अपशिष्ट पर्वत रह गया है, और जबकि हिमालय कैसा है, वलित पर्वत है। इसके अलावा डेविस ने कुछ मान्यताएं भी दी थी अपने सिद्धांत के लिए। वो मान्यताएं थी, पहली मान्यता, स्थलाकृतियाँ आंतरिक व बहिर्जात दोनों बलों का परिणाम होती हैं। एक चीज़ से नहीं, आंतरिक बल ही काम नहीं करता, इसमें बाह्य बल भी काम करते हैं। डेविस ने आर्द्र प्रदेशों में प्रवाही जल नदियों को अपरदन का मुख्य कारक माना, क्योंकि इन्होंने जो अपना सर्वेक्षण किया था या अपना सिद्धांत दिया था वो ओहियो नदी घाटी में दिया था। तो नदी घाटी क्षेत्र को यूज़ करने के कारण उन्होंने इसके बारे में बताया। डेविस के अनुसार स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से होता है। जब उत्थान होता है तो बहुत तेज़ी से होता है, कम समय में हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका जो उत्थान होगा वो कैसे होगा, लघु अवधि में तीव्र गति से। जब तक उत्थान पूर्ण हो जाएगा, जब तक उत्थान होगा तब तक अपरदन नहीं होगा। उत्थान के बाद क्या शुरू हो जाता है, अपरदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस उत्थान की प्रारंभिक अवस्था को अपरदन की तैयारी की अवस्था कहते हैं। ठीक है, जब वो उठ रहा होता है। इस प्राथमिक अवस्था को अपरदन की अवस्थाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता है। जब वो उठ रहा होता है तो उसे प्रथम अवस्था नहीं कहते, उसे उसकी प्रारंभिक अवस्था कह देते हैं, क्योंकि उत्थान के पूर्ण होने पर ही अपरदन शुरू होगा। तो जब तक उत्थान कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक अपरदन हो ही नहीं सकता, ये इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया। दूसरी बात इन्होंने बताई, अवस्थाओं में, इसमें जो हमने बताया कि जब तक उत्थान होगा तब तक अपरदन नहीं होगा। प्रारंभ में नदियाँ युवावस्था अपनी घाटी में दीर्घ तलीय अपरदन करती हैं। ये सर्वप्रथम तो देखिए तलीय अपरदन मतलब तल को तोड़फोड़ करती हैं, जिससे घाटी गहरी होती है तथा घाटियों के जो पास तीव्र ढाल या उत्तर ढाल, तीव्र ढाल का मतलब जैसे ये पर्वत है और फिर यहाँ पर्वत है, तो नदी यहाँ गिरेगी तो इस तल को ज़्यादा गहरा करेगी। गहरा करने के कारण ये जो ढाल है ये तीखा तीव्र होता जाएगा और शेप जो बनेगी वो वी आकार की घाटी, मैंने आपको बताया था ना, वी आकार की, या गॉर्ज बनेगी थोड़ा और गहरा, और उससे भी गहरा बनेगा तो ये गॉर्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी समय वी और गॉर्ज और कैनियन, जो कि मैंने आपको बताई थी शेप, ये तो वी शेप नदी हमेशा वी, इससे थोड़ा और गहरा होगा तो ये गॉर्ज, और भी गहरा और सकरा हो जाएगा तो कैनियन। ये वी शेप आपको क्लियर दिख रही है, ये गॉर्ज आपको ये हो गई, और ये कैनियन। इस तरीके की आकृति इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नदी जैसे ही क्रमबद्ध या प्रमणित
गेडेड होके मतलब घूम घूम के चलती है। नदियों के द्वारा प्रौढ़ावस्था में क्षैतिज या पार्श्विक अपर्दन शुरू हो जाता है। देखिए, जब नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है तो तली को काटती है, लेकिन जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है तो तली को ना काट के नदी जैसे आ रही है तो ये किनारों को ज़्यादा काटेगी। ठीक है, इन क्षेत्रों को काट के घोलीकरण करके प्रक्रिया द्वारा उसको तोड़फोड़ करती है। पार्श्वी अपर्दन प्रारंभ, जिससे नदियों की घाटी धीरे धीरे जब किनारों को काटेगी तो देखिए चौड़ी होती जाएगी। अंतिम प्रौढ़ावस्था में जब नदियों में अवसाद अधिक हो जाता है तो अवसाद अधिक हो जाने के कारण क्या हो जाए, जब वजन बढ़ता जाएगा तो उसकी गति कम हो जाती चली जाएगी, और गति कम होने के कारण ही प्रौढ़ावस्था में जब नदी देखिए अवसाद वजन हो जाएगा तो गति कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी तो नदी बजाय सीधे चलने के टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि बेचारी वजन को छोड़ती हुई जाएगी तो नदी विसर्प अधिक बने। विसर्प का मतलब होता है ऐसे, ये जो बन रहे हैं ये विसर्प है। ठीक है, ये विसर्प होते हैं। ठीक है, डेविस की अगली मान्यता में वृद्धावस्था में नदी अवसादों का जमाव करने लगती है तथा नदी अपने आधार तल को प्राप्त करती है। इस समय अपर्दन चक्र पूर्ण होता है। संपूर्ण धरातल आकृति विहीन, मतलब अब ऊंचे नीचे क्षेत्र ना रह के समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। जिसे इन्होंने जो शब्द दिया था वो था पेनी प्लेन। यहाँ कहाँ या यत्र तत्र थोड़े थोड़े चट्टानी टुकड़े रह जाते हैं जिन्हें ये मोनोडराक कहते हैं। मैडम, मोनोडराक जो होता है एक्चुअल में दूर से देखने पे ऐसा लगता है मेढक बैठा हुआ है, तो उन्हें मोनोडराक की आकृति कहते हैं। तो ये इनके जो सिद्धांत थी, इसमें उनको सिद्धांत शुरू करने से पहले उन्होंने कुछ मान्यताएं बातें बताई थी कि इस प्रक्रिया के दौरान, इस सिद्धांत के दौरान ये कारक इसमें कार्यरत होंगे और ये आकृतियाँ जो चाहे वृद्धावस्था है, चाहे प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, ये इन अवस्थाओं से होके जब वो निकलेगा तब ये चक्र कंप्लीट होगा। क्योंकि इन्होंने जो शब्दावली यूज़ की थी वो की थी भौगोलिक चक्र। इसके बाद हम इनके डायग्राम में कौन कौन से चक्र में कौन कौन सी अवस्थाओं में क्या क्या कार्य हुए उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारे जो टॉपिक था वो था इसके सिद्धांत और इनकी मान्यताओं से रिलेटेड।